गुड मॉर्निंग बच्चों, मैंने आपको पिछला जो पाठ पढ़ाया था ग्रामर का वो था शब्द विचार। उसके क्वेश्चन आंसर्स आपने कर लिए होंगे। उसको आपने एक बार ध्यान से पूरे चैप्टर की रीडिंग लगाई होगी जैसा मैंने आपसे कहा था। तो बेटा आप ध्यान से उस चैप्टर का रीडिंग लगाइए और फिर से जैसा मैंने वीडियो में समझाया है रीडिंग लगाकर एक बार वीडियो देखेंगे अगर आप तो चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, आपको बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग ग्रामर का जो अगला पाठ पढ़ेंगे, चौथा पाठ, वो है संज्ञा। संज्ञा आप लोगों ने पीछे के 4th 5th क्लास में पढ़ा होगा, है ना, और थोड़ा बहुत समझ में भी आया होगा। लेकिन चूंकि अब आप बड़े क्लास में जा रहे हैं तो संज्ञा समझना बहुत ज़रूरी है। अब आप देखिए आपकी किताब में जो चित्र बना हुआ है वो है राम व गीता थैला लेकर बाजार गए। 2 बच्चे हैं, ताजमहल आगरा में है, दिल्ली भारत की राजधानी है, राम अपने बचपन के दिन याद कर रहा है। ये 4 तरह के चित्र बने हुए हैं आपकी किताब में। आप अपने बुक में देखिएगा 4 प्रकार के चित्र बने। चित्रों के माध्यम से आपको संज्ञा समझाने का प्रयास किया गया है। अब इसमें राम और गीता जो यहाँ पहले चित्र में है दिखाया गया, दर्शाया गया है। राम गीता प्राणी है। थैला लेकर बाजार गए, थैला वस्तु है। बाजार, ताजमहल, आगरा, दिल्ली, भारत, ये सब क्या है? स्थान है। वो बचपन जो है, जो बचपन का भाव प्रदर्शित कर रहा है, जिसमें बताया गया है कि राम अपने बचपन के दिन याद कर रहा है, तो बचपन भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये सभी संज्ञा के शब्द हैं, ये सभी संज्ञा के शब्द हैं। तो अब जब हम संज्ञा पढ़ रहे हैं तो ये हमको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि संसार की सभी सजीव निर्जीव, संसार में जितने भी सजीव और निर्जीव, सजीव मतलब जिसमें जान है, निर्जीव मतलब जिसमें जान नहीं है, साकार और निराकार, साकार का मतलब जिसका कोई आकार होता है और निराकार जिसका कोई आकार नहीं होता। तो संसार की सभी सजीव, निर्जीव, साकार, निराकार वस्तुओं का कोई ना कोई नाम होता है, कोई ना कोई नाम हम रखते हैं, हम नाम से बुलाते हैं और इन्हीं नामधारी वस्तुओं को हम संज्ञा कहते हैं। एक सामान्य सी जो परिभाषा मैंने आपको संज्ञा की बताई वो ये कि संसार के सभी सजीव, निर्जीव, साकार, निराकार वस्तुओं का कोई ना कोई नाम हम रखते हैं और उन्हीं नामधारी वस्तुओं को हम संज्ञा कहते हैं। तो अब इस प्रकार हम संज्ञा की परिभाषा क्या पढ़ेंगे वो हम देखते हैं कि संज्ञा की परिभाषा, उसके प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं संज्ञा, ये सब हम पढ़ेंगे। तो संज्ञा की परिभाषा, हमने संज्ञा क्या है ये बता दिया आपको कि संसार में जितने भी सजीव, निर्जीव, साकार, निराकार वस्तु हैं उनका कोई ना कोई नाम हम लेते हैं, उन्हें ही हम संज्ञा कहते हैं। तो जब हम परिभाषा उसकी समझते हैं तो परिभाषा के रूप में हम कहेंगे कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव या फिर गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो संज्ञा की परिभाषा हो गई। अब संज्ञा के प्रकार, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं ये हमको पढ़ना है। परिभाषा आपने समझा कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव या गुण के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के प्रकार, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। वैसे तो संज्ञा बच्चों 3 प्रकार की बताई जाती है, लेकिन आपके बुक में 5 प्रकार की संज्ञा बताई गई है, तो हम 5 प्रकार की संज्ञा को पढ़ेंगे, 5 प्रकार की संज्ञा का व्याख्या करेंगे। तो आपकी किताब में जो बताया गया है वो संज्ञा का कौन कौन सा प्रकार कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। तो 5 प्रकार के संज्ञा आपकी किताब में बताए गए हैं।
व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और फिर समुदायवाचक। तो सबसे पहला जो संज्ञा का प्रकार हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? अब आप देखिए, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपको लगेगा कि किसी व्यक्ति के बारे में बोला गया, लेकिन उसमें हम वस्तु और स्थान के बारे में भी बोलते हैं। तो इसकी जो परिभाषा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की जो परिभाषा है वो ये है कि शब्द के जिस रूप से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, अर्थात उसका ज्ञान होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का जो पहला प्रकार है वो ये कि शब्द के जिस रूप से किसी विशेष व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का बोध होता है, ज्ञान होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे हमने आपको बताया कि विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान, तो विशेष व्यक्ति, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष व्यक्ति में कौन हमने बताया आपको? जैसे महात्मा गांधी, कैलाश सत्यार्थी। महात्मा गांधी के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि हमारे वो राष्ट्रपिता हैं, हमारे देश के, भारत के राष्ट्रपिता हैं, तो इसलिए वो विशेष व्यक्ति हैं। कैलाश सत्यार्थी जो नोबेल प्राइज विजेता हैं, उनका भी नाम आपने सुना होगा, जो बच्चों के लिए ही बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बाल संरक्षण के लिए काफ़ी योगदान दिया है उन्होंने। तो उनको जो है कैलाश सत्यार्थी भी एक विशेष व्यक्ति हैं, इसलिए हमने उनका नाम यहाँ लिखा है। अब जैसे महावीर स्वामी एक विशेष व्यक्ति हैं, तो इसलिए गौतम बुद्ध, ये लोग जो है हम उनको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत विशेष व्यक्तियों में रखेंगे। अब उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने यहाँ वस्तु लिखा है। अब वस्तु में क्या होगा? जैसे देखिए, हमने लिखा है बाइबिल, आम, साड़ी। अब क्या है? बाइबिल है, ये पवित्र ग्रंथ है। अब इसकी जगह पे आप गीता भी लिख सकते हैं, कुरान भी लिख सकते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब भी लिख सकते हैं, जो पवित्र ग्रंथ है हम लोग का। जैसे 4 धर्म है हमारे देश में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो चारों लोगों का जो धर्म का ग्रंथ है, किताब है, उसका हम नाम यहाँ ले सकते हैं, वो वस्तु में आ जाएगा। आम है, वो सामान है ना, इसलिए उसको भी हम रख सकते हैं। साड़ी वस्तु है, इसलिए हम उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा में रख सकते हैं। अब देखिए, जैसे स्थान, स्थान मतलब जगह। अब जैसे जगह का नाम ताजमहल बहुत प्रसिद्ध है ना, ताजमहल, कुतुब मीनार, दिल्ली, जयपुर, मुंबई, ये सब क्या है? जगह है, जगह का नाम है। तो ये जो है, अब ताजमहल क्या है? ताजमहल को स्थान में रखा गया है क्योंकि आगरा में ताजमहल है और ताजमहल हम देखने जाते हैं, प्रसिद्ध है, इसलिए हमने इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है बेटा? कि शब्द के जिस रूप से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चूंकि ताजमहल विशेष है, इस हमारे देश की धरोहर है, इसलिए हमको इससे विशेष स्थान में रखना होगा। तो संज्ञा की पहली परिभाषा, जो पहला प्रकार है संज्ञा का, हमने पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा आप याद करिएगा कि शब्द के जिस रूप से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा आपको समझना पड़ेगा। शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की पूरी जातियों का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जिस शब्द के जिस रूप से हमको किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की पूरी जाति का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे हमने
उसमें क्या है, प्राणी, वस्तु और स्थान की पूरी जाति का, जाति से मतलब आप समझ गए होंगे ना, पूरी जाति का। अब जैसे प्राणी में कौन कौन सी जातियां आएंगी, देखो गिलहरी, गिलहरी का हम नाम नहीं रख सकते ना, पूरी, जैसे हम कहते हैं कि पेड़ पर गिलहरियां हैं, तो गिलहरी का तो कोई नाम नहीं है, और गिलहरी पूरी एक जाति को इंगित करती है, पूरी एक जाति की ओर संकेत करती है, इसलिए हमने इसको प्राणी में रखा है कि पूरी जाति, गिलहरी से पूरी गिलहरी जाति का बोध होता है। युवती, युवती का मतलब होता है लड़कियां, अब जैसे लड़कियां हमने कहा तो पूरी युवती, पूरी लड़कियों का बोध होगा। पक्षी, पूरे चिड़ियों का बोध होगा। ये पूरी जाति का ज्ञान कराती है, पूरे एक जाति का ज्ञान कराती है, इसलिए इसे जातिवाचक संज्ञा में रखा गया है। क्योंकि हमने आपको जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा बताई कि जिससे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की पूरी जाति का बोध हो। अब जैसे आपने गिलहरी लिया तो पूरी गिलहरी जाति का बोध हो रहा है, युवती लिया तो पूरी युवतियों का बोध हो रहा है, पक्षी लिया तो पूरी पक्षी की जाति का बोध हो रहा है। समझ में आया बेटा? अब हम इसी में पढ़ेंगे वस्तु, जातिवाचक में ही हमने आपको वस्तु का भी नाम लिया। अब वस्तु में देखो क्या है, इसमें कॉपी, खिलौने, बर्तन। अब जैसे कॉपी है, हम कह सकते हैं ना कि वस्तु में कि हमने कॉपी खरीद लिया है, हमने कॉपियाँ खरीद ली हैं। अब कॉपी तो सबके पास होती है, तो कॉपी से मतलब है कि वो पूरा जो कॉपी का समूह है, पूरा जो कॉपी अपने जाति को इंगित करता है। अर्थात जब भी आप कॉपी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो आपके दिमाग में आ जाता है कि कॉपी कैसा होता है, तो वो एक पूरी जाति का बोध कराता है। खिलौने, किसी खिलौना का नाम ना लेकर, वो खिलौना चाहे कोई भी खिलौना, सब खिलौने के अंतर्गत आएगा, तो पूरी जाति का बोध कराता है। चाहे वो खिलौना कोई भी हो, वो चाहे बंदर हो, चाहे भालू हो, जो भी आप खिलौना खेलते, गुड़िया से खेलते हैं, सबको हम क्या कहते हैं, खिलौना कहते हैं, इसलिए वो पूरी जाति का बोध करा रहा है। बर्तन, बर्तन में कटोरी है, गिलास है, थाली है, प्लेट है, चम्मच है, तो वो पूरे जाति का बोध करा रहा है हमको, इसलिए हम इसे वस्तु को जातिवाचक में रखेंगे। अब हम तीसरा इसका पढ़ेंगे स्थान। स्थान में क्या है कि जैसे आप देखिए विद्यालय, पहाड़, स्थान में क्या है, विद्यालय है, पहाड़ है, रेगिस्तान है। अब ये जगह का नाम दिया है ना, जैसे जगह, विद्यालय, विद्यालय तो ऐसा है ना कि पूरी जाति। अब विद्यालय का अगर हमने शब्द इस्तेमाल किया तो विद्यालय तो सब एक जैसे होते हैं, सभी स्कूल हैं, विद्यालय सब एक जैसे होते हैं। पहाड़, जब तक हम नाम नहीं किसी विद्यालय का लेके बताएंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा। हम राम विद्यालय जाता है अगर कहेंगे तो मतलब स्कूल जाता है, तो हम पूरे विद्यालय जाति को इंगित कर रहे हैं। पहाड़ है, हमने कहा कि हम पहाड़ पर गए थे, जब तक हम उस जगह का नाम नहीं बताएंगे तो हमको यही समझ में आएगा कि हम पहाड़ पर घूमने गए थे। तो ये पूरे जगह को इंगित करता है, स्थान को इंगित करता है, इशारा करता है, इसलिए हम इसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा एक बार और बता दें आपको कि शब्द के जिस रूप से किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की पूरी जाति का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब तीसरा हम पढ़ेंगे बच्चों भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा। अब भाववाचक संज्ञा क्या है, हमने देखिए आपके सामने कॉपी में लिख दिया है कि भाववाचक संज्ञा क्या है। शब्द के जिस रूप से वस्तु, प्राणी अथवा स्थान के गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि का बोध होता है। अर्थात भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं कि शब्द के जिस रूप से वस्तु, प्राणी अथवा स्थान के गुण, दशा, भाव, दोष, अवस्था का भाव पता चलता है, बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे उसमें भाववाचक में गुण में क्या है, मिठास है, सुंदरता है, दयालुता है। किसी का गुण है,
लेकिन यही गुण किसी का दोष भी होता है, किसी की बुराई भी होती है, वो उसका भाव है। अब जैसे मिठाई, मिठाई का जो भाव है वो मिठास है। जब आप कोई मीठा चीज़ खाते हैं तो उसका भाव आप बताते हैं कि मिठाई मीठी होती है। नमकीन आप खाते हैं तो वो नमक लगता है, और खट्टा चीज़ खाते हैं तो खटाई है, और मीठा चीज़ खाते हैं तो मिठाई है। तो ये मिठाई है, खटास है, नमक है, ये भाव बताता है। सुंदरता, अब जैसे रीता सुंदर है तो उसकी सुंदरता की तारीफ सब लोग करते हैं, तो ये सुंदरता जो है भाव है। हम कहते हैं ना कि जो भाव बताता है, हम इस भाव को केवल एहसास कर सकते हैं, केवल हम समझ सकते हैं। दयालुता, जैसे किसी का दया भाव होता है, अंदर से ही भाव होता है किसी किसी बच्चों में, कि किसी भी गरीब को देखते हैं, बीमार को देखते हैं और ज़रूरतमंद को देखते हैं तो फिर वो उनके अंदर एक दयालुता का भाव आता है और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हम कह सकते हैं कि हमारा जो भाव है, जो गुण है, वो हमारे अंदर से निकलता है, और जिसको हम बता सकते हैं उस भाव को हम बयान कर सकते हैं। अब दूसरा हमने इसी में भाववाचक में लिखा है दशा। दशा क्या है? अवस्था मान लो। जैसे जवान, अब कहते हैं ना कि जवान क्या है, अब जैसे हम कह देते हैं कि वो राम जवान लड़का है, मोहन जवान लड़का है। एक तो हम जैसे जिसे आप अंग्रेजी में यंग कहते हैं तो हम उसे जवान कहते हैं, लेकिन जो है हम भारतीय सेना के जितने भी सैनिक होते हैं उनको भी हम जवान कहते हैं, भारतीय जवान कहते हैं, क्योंकि हम उनको बूढ़ा नहीं मानते, ये हमारा भाव है, हम उनको जवान कहते हैं। बीमार, बीमारी क्या है? बीमार क्या है? भाव है कि वो व्यक्ति बीमार है, वो भाव बताता है, उसकी दशा को, उसकी अवस्था को बताता है कि उसकी दशा क्या है, उसकी स्थिति क्या है। अमीर, अमीरता का भी भाव होता है, हम कहते हैं कि उसकी स्थिति बहुत अच्छी है, उसके पास बहुत पैसा है, वो बहुत अमीर है, तो ये उसकी दशा को बताता है। दशा यानी कि उसकी स्थिति का बयान करता है। अब तीसरा हमने यहाँ लिखा है भाव। अब भाव क्या है? हंसी है, दुख है, शांति है। अब हम कोई भी ऐसा चीज़ देखते हैं जो जिसको देखकर हमको हंसी आ जाती है तो हम कहते हैं ना कि हंसी का भाव आ रहा है, हंसी का भाव है। अब किसी के घर में कोई बहुत कठिन समय गुजर रहा होता है, बहुत दुख पड़ता है, तो वहाँ हमारा दुख का भाव निकल जाता है। हम किसी के दुख में बहुत दुखी होते हैं और सुख में बहुत खुश हो जाते हैं, तो वो हमारे अंदर का भाव जागृत होता है। हमारे चेहरे पर खुशी और दुख का जो लकीर आता है वो अंदर से आता है, वही हमारा भाव है, हंसी का या दुख का या फिर शांति का, ये सब हमारे चेहरे पर आ जाता है, यही भाव बताता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से वस्तु, प्राणी अथवा स्थान के गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब अगला है बेटा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, अब इसका परिभाषा क्या है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, पदार्थ अथवा द्रव्य का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु का बोध हो, किसी पदार्थ का बोध हो अथवा किसी द्रव्य का बोध हो। अब जैसे धातु में क्या आ जाएगा? सोना है, चांदी है, ठीक है, धातु में आ जाएगा। पदार्थ में क्या आ जाएगा? गेहूं है, चावल है, ये सब पदार्थ में आ जाएगा। चीनी है, फिर तेल घी क्या आ जाएगा? द्रव्य में आ जाएगा, अर्थात फिर वो तेल घी जो है उस जैसे हम तरल पदार्थ में कहते हैं उसको तरल है, ठोस और तरल पदार्थ होता है। अब जैसे ठोस में है गेहूं है, चीनी है, आटा है, और तेल घी क्या है? तरल में है, जो बह जाता है। पानी तरल है, तेल तरल है, आप साइंस में भी पढ़े होंगे या पढ़ रहे होंगे तो वो। अब इस प्रकार हम द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या समझेंगे कि जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, पदार्थ अथवा द्रव्य का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे हम क्या कह सकते हैं कि सोने की कीमत आसमान छू रही है। सोना क्या है? द्रव्य है, सोना धातु है,
तांबा धातु है, कांस्य एल्युमिनियम धातु है, चांदी धातु है। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं कि सोने और चांदी के भाव जो है आसमान छू रहे हैं। सोने चांदी की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, ये धातु है। अब जैसे हम कहते हैं ना कि तेल, मंदिर में हम तेल और घी के दिए जलाते हैं, तो ये क्या है, तरल पदार्थ है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब हम लास्ट पढ़ेंगे समुदाय वाचक संज्ञा। अब समुदाय वाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का मतलब होता है ग्रुप, जब किसी ग्रुप का बोध हो, किसी समूह का बोध हो, उसे हम समुदाय या फिर समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समुदायवाचक संज्ञा को ही हम समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। अब जैसे देखो, हमने लिखा है कक्षा। कक्षा में सभी बच्चे बैठते हैं एक साथ, कक्षा में बहुत सारे बच्चे एक साथ बैठते हैं, तो ये क्या है, एक समूह की ओर इशारा कर रहा है ना, ये एक समूह है पूरा कक्षा में। अब जैसे कहते हैं ना कि हमें कक्षा में शोर नहीं करना चाहिए, हमें कक्षा में शोर नहीं करना चाहिए। अब जैसे हमने सेना का नाम लिया, सेना अर्थात हमारे 3 प्रकार की सेनाएं हैं, जल, थल और नभ सेना, जो जमीन पे रह के, पानी में रह के और आकाश में रह के अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, तो उन सब को हम सेना कहते हैं। तो हम कहते हैं ना कि भारतीय सेना काफ़ी शक्तिशाली है। जितने भी सैनिक हैं हमारे, उनको हम एक समूह में रखते हैं। इस प्रकार कक्षा, सेना, ये सब समुदायवाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। समझ में आ गया बेटा? अब हम आगे इसकी चर्चा करेंगे कि भाववाचक संज्ञा बनाया कैसे जाता है, भाववाचक संज्ञा को हम बनाते कैसे हैं। अब देखिए, भाववाचक संज्ञा जो है वो 4 प्रकार से बनाई जाती है। हमने आपके कॉपी में लिख दिया है, भाववाचक संज्ञा 4 प्रकार से बनाई जाती है। पहला जो है वो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे जातिवाचक, हमने आपको, जैसे चोर है, चोर उसे हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे, जो पूरी जाति को इंगित करता है। अब जैसे चोर है तो उसको हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे, तो चोर का जो भाववाचक संज्ञा होगा वो होगा चोरी। चोर का भाववाचक संज्ञा होगा चोरी। ठग का ठगी, अर्थात जैसे हमको कोई ठग लेता है, हमसे कोई 5 रुपए का सामान है और 10 रुपए में हमको देता है, तो मतलब हमको वो ठग लेता है, तो हम कहते हैं कि हम ठगी के शिकार हो गए, अर्थात उसने हमको ठग लिया। तो ठग का भाव ठगी होगा। डाकू का डाका होगा। डाकू मतलब जो होते हैं दिन दहाड़े किसी के सामान को लूट ले जाते हैं, उसे हम डाका डालना कहते हैं। अब दूसरा जो भाववाचक संज्ञा बनता है वो सर्वनाम शब्दों से बनता है। जैसे अहम का अहंकार हो जाता है, अहंकार का मतलब होता है घमंड। मम का हो जाता है ममता या ममत्व। बहुत सारे शब्द बनते हैं, जैसे अपना से अपनापन, निज से निजता और स्व से स्वत्व, सर्व से सर्वस्व। ये बहुत सारे शब्द सर्वनाम शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। अब तीसरा है विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब विशेषण, जब हम आगे आपको पढ़ाएंगे विशेषण, तो विशेषण की परिभाषा बताएंगे आपको। अब जैसे कायर है, किसी के विशेषता को बताना विशेषण कहलाता है। ठीक है, किसी की विशेषता को जब हम बताते हैं तो कायर, कोई व्यक्ति कायर है, डरपोक है, तो उसका भाव क्या होगा, कायरता हो जाएगा। कोई व्यक्ति वीर है तो उसका भाव वीरता हो जाएगा। कोई दुष्ट है तो उसका भाव दुष्टता हो जाएगा। अब क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया से कैसे बनता है, शब्द वाक्य में क्रिया जरूर होता है, हर वाक्य में क्रिया जरूर होता है, बिना क्रिया के कोई वाक्य नहीं होता। तो क्रिया में जैसे दौड़ना, दौड़ना का भाव क्या हो जाएगा, दौड़, अर्थात दौड़ से दौड़ना शब्द बना। चल से चलना, अर्थात चलना जो है वो क्या है, क्रिया से कैसे बनेगा। अब दौड़ से हमने बता दिया आपको कि भाव बनेगा दौड़ना का दौड़।
जो क्रिया है वो है दौड़ना, चलना, हारना। ये दौड़ और चल और हार के साथ ना लगा है, वो क्रिया बन गया, भाववाचक संज्ञा बन गया। क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाने का विधि ये है। तो बच्चों इस प्रकार आपने पूरा पूरा चैप्टर हमने आपको समझा दिया। अब उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, संज्ञा समझ में आ गया होगा। मैं इसके साथ आपको पीडीएफ भी भेज दूंगी संज्ञा का, और फिर आप अपना ध्यान से काम कर लीजिएगा। बेटा हमने आपको जो मंडे का पीडीएफ गया है, वो संस्कृत का पीडीएफ मैंने भेजा था, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो इसलिए मैंने चैप्टर नहीं समझाया था आपको, उसके साथ मैंने संस्कृत का पीडीएफ भेज दिया था। तो मुझे उम्मीद है उसको आपने अपने संस्कृत की कॉपी में अच्छे से कर लिया होगा। सब लिखने के बाद आप उसको याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में वो आएगा। ठीक है, तो बेटा अब मैं रखती हूँ, इसका पीडीएफ मैं भेजूंगी, इसके साथ आप अपना काम कर लीजिएगा। थैंक यू।